कंपनी का टैगलाइन है कि मेक एवरी कस्टमर ए रिपीट कस्टमर, और हमारा 50% से ऊपर ऑन एन एवरेज एक्सपोर्ट रहा है हिस्टोरिकली। मैक्सिमम दोज ईपीसी एंड ओएम्स आर आवर कस्टमर्स। थर्मेक्स हमारा एक सबसे पुराना कस्टमर है। हमारे पास कभी भी ऑर्डर की कमी नहीं रही। शेयर बाजार का मूड और माहौल एकदम बढ़िया चल रहा है। मार्केट ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। इक्विटी मार्केट के साथ प्राइमरी मार्केट में भी तेज एक्शन देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक आईपीओ खुल रहे हैं। इस कड़ी में डीईई पाइपिंग सिस्टम्स का भी आईपीओ खुलने को तैयार है। 19 जून से आईपीओ खुल जाएगा। बता दें कि ये कंपनी इंजीनियरिंग कंपनी है जो स्पेशलाइज्ड प्रोसेस पाइपिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के लिहाज से ये देश की दिग्गज कंपनी है। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। कंपनी पब्लिक इशू के जरिए 418 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसमें 325 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू होगा और बाकी जो रकम है वो ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए जुटाएगी, जिसमें प्रोमोटर्स भी स्टेक सेल करेंगे। प्राइस बैंड इसमें 193 रुपए से 203 रुपए फिक्स किया गया है। तो कंपनी की आगे की योजना क्या है, कंपनी आईपीओ से जुटाई रकम का इस्तेमाल कहां करेगी, कई ऐसे सवाल हैं। तो चलिए इनके जवाब सीधे डीईई पाइपिंग सिस्टम्स के मैनेजमेंट से ही जानते हैं। और आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए कंपनी के चेयरमैन और एमडी केएल बंसल जी जुड़ गए हैं, साथ ही कंपनी के सीएफओ समीर अग्रवाल जी। थैंक यू फॉर योर टाइम जेंटलमैन। सबसे पहले मैं बंसल सर के साथ शुरू करूंगा सवालों का सिलसिला। तो सर कैसे फीलिंग है सर, ये जो आप आईपीओ एकदम तैयार है लॉन्च के लिए, और बताइए हमें कैसी फीलिंग है आप लोग की। हमारे लिए तो बहुत एक्साइटमेंट वाली बात है। It's a first time thing, and since being first generation entrepreneur, we are seeing this day today. It's a great feeling and sense of achievement. अपने कंपनी के बारे में बताइए सर, हमारे दर्शकों को बताइए क्या क्या करती है कंपनी, क्या क्या बिजनेस मॉडल है, क्या प्रोडक्ट हैं, इस बारे में बताइए हमें जरा। सर हम बेसिकली पाइपिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं टू ऑयल एंड गैस सेक्टर एंड टू पावर सेक्टर। और जब हम ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करते हैं उसमें केमिकल्स भी इंक्लूडेड हैं, उसमें फार्मा भी इंक्लूडेड है, उसमें हाइड्रोजन भी इंक्लूडेड है, उसमें एलएनजी भी इंक्लूडेड है। सारे सेक्टर्स को हम अकाउंट कैटर करते हैं। और जब हम पाइपिंग सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि हम पाइप नहीं बनाते हैं। हमारा काम पाइप बनाने का नहीं है। पाइप हमारा एक रॉ मटेरियल है जिसको लेके हम उसको इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। और यहाँ पे उसका प्लेस ऑफ यूज है, वहां पे हम उसको डिस्पैच करते हैं। और हमारा स्कोप बेसिकली इंजीनियरिंग का है, प्रोक्योरमेंट का है, मैन्युफैक्चरिंग का है और सप्लाई का है। और हमारी 35-36 साल की हिस्ट्री है। उस 35-36 साल की हिस्ट्री में हमेशा हमने प्रॉफिट पे काम किया है। और हमारा 50% से ऊपर ऑन एन एवरेज एक्सपोर्ट रहा है हिस्टोरिकली। और हम सभी वर्ल्ड के सभी मेजर कंट्रीज में, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं चाहे वो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, सब में हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं। और ये जो मैं 50% एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि 1 साल हुआ 2 साल हुआ, ये हिस्टोरिकली 10-15 साल की लेगेसी है हमारी इसमें एक्सपोर्ट की रेगुलरली। करीब 4 दशक पुरानी आपकी कंपनी है और जो आपका कारोबार है इसमें क्लाइंट लिस्ट कौन नाम शामिल है। मैंने जो पढ़ा आपके आरएसपी और इन सब डिटेल जो पढ़ी हमने, उसमें देखा रिलायंस का भी नाम है, और भी नाम जो आप बता सके हमारे दर्शकों का जो क्लाइंट लिस्ट में आपके शामिल है। समीर सर, ये आपसे ही सवाल है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जितने भी ऑयल एंड गैस सेक्टर में या पावर सेक्टर में या प्रोसेस इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर जितने भी ईपीसीज हैं और ओईएम्स हैं, मैक्सिमम दोज ईपीसी एंड ओईएम्स आर आवर कस्टमर्स। जस्ट टू नेम फ्यू, जापान गैस कॉरपोरेशन है, थर्मेक्स है, मैन डीजल है, जॉन कॉकरेल है, नूटर इरिक्सन है, अपना HMEL है, रिलायंस है। सो ये सारे हमारे कस्टमर्स हैं। अगर आप एक चीज और गौर करें तो ये जितने भी कस्टमर्स हैं ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। टॉप 500 या टॉप 1000 कंपनीज के अंदर वर्ल्ड की ये आती है। इनके साथ अभी अभी कैसे रिलेशन है? जैसे मैं रिलायंस की बात करूं जो सबसे पुरानी क्लाइंट लिस्ट में सबसे पुरानी जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो इनके साथ संबंध अभी कैसे हैं, क्या और जैसे कैसे उनके साथ बिजनेस आपका है अभी, क्या अभी साइज क्या है बिजनेस का सर, अगर कुछ डिटेल बता सकें हमें आप। सर इसके लिए आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि अब जैसे थर्मेक्स हमारा एक सबसे पुराना कस्टमर है और उसके साथ
जितनी हमारी कंपनी की एज है उतना ही हमारा उनके साथ रिलेशनशिप है। और लगातार हम साल भर साल उनका प्रैक्टिकली, आई विल से मोर देन 80 to 90% ऑफ देयर जॉब्स वी आर डूइंग इट सिंगल हैंडेडली। और इसी तरीके से और भी जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं वो किसी का भी रिलेशन 10 साल 15 साल से कम नहीं है जिसको कि हमने उससे पहले अक्वायर किया हो। जो बाकी अभी हम हर साल एक दो कस्टमर अक्वायर नए करते हैं, लेकिन ये हमारी कंपनी का टैगलाइन है कि मेक एवरी कस्टमर ए रिपीट कस्टमर। और उस लाइन को और उस टैगलाइन पे हम 100% उसके ऊपर हम कायम रहते हैं और उसको हम अचीव करते हैं। पाइपिंग डिवीजन में जो है मैं देख रहा हूँ उसमें आपका ज्यादातर मतलब जो रेवेन्यू आ रही है ऑपरेशन से वो है, उसको लेकर कैसा आउटलुक है सर आगे के लिए? क्या कंसर्न है, क्या आउटलुक है, आप क्या कहना चाहेंगे समीर सर? अपनी पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करूं तो कैपेक्स साइकिल के ऊपर या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर जितना बड़ा फोकस इनका है, अभी तक कभी भी इतना फोकस नहीं हुआ। और इसी तरीके से अभी गवर्नमेंट ने जैसे अनाउंस किया कि 80 गीगावाट के नए पावर प्लांट्स आने हैं, तो ये हमारे लिए एक विंडफॉल टाइप चीज है कि हमारे लिए इतना काम क्रिएट होगा क्योंकि हम उसमें बहुत ही लिमिटेड से प्लेयर हैं जो कि उस सेक्टर में काम करते हैं। और उसमें से हम गिने चुने 3 प्लेयर्स में से हमारा एक का नाम है इसके लिए। तो हमारे लिए तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन द कमिंग ईयर्स। और इसी तरीके से एक्सपोर्ट की मार्केट की यदि बात करें तो वहां पे भी कैपेक्स साइकिल की कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एनर्जी की नीड्स दिन ब दिन दुनिया की बढ़ी रही हैं। तो उसमें चाहे वो एलएनजी सेक्टर हो, चाहे वो हाइड्रोजन सेक्टर हो, चाहे वो गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हो, जैसे कि समीर ने बताया कि हम इसका जॉन कॉकरेल का काम करते हैं, न्यूटन रिक्सन का काम करते हैं, ये सारे लोग एचआरएसजी बेस्ड पावर प्लांट्स बनाते हैं और ये सारे हमारे कस्टमर हैं और उनका हम लगातार हर साल कुछ ना कुछ काम करते हैं। और मैं इसको बिल्कुल किसी तरीके का कोई चैलेंज नहीं समझता कि अगले 5-6 साल में कोई ऑर्डर बुक का चैलेंज है। और ये हमारी हमेशा हिस्ट्री भी रही है कि हमारे पास कभी भी ऑर्डर की कमी नहीं रही। हमारी यदि कमी रही तो सिर्फ कैपेसिटी की कमी रही। तो उस कैपेसिटी को हमने धीरे धीरे करके बिल्ड किया। हम क्योंकि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, वी वर 100% डिपेंडेंट अपॉन बैंक फाइनेंसेस और जितना जितना फाइनेंस मिल पा रहा था हम उसके हिसाब से अपना एक्सपेंड कर। ठीक है, तो समीर सर एक इसमें सवाल है, जो 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं आपके इंडिया में और बैंकॉक और कंट्रीज में है, तो मुझे ये जानना था कि इसका अभी कितना कैपेसिटी क्या है, जब ये सर बता रहे हैं इस बारे में। तो सर अगर मैं प्रोसेस पाइपिंग सॉल्यूशंस की बात करता हूँ, एट प्रेजेंट हिंदुस्तान के अंदर हमारी कैपेसिटी एज ऑन डेट 53,000 मीट्रिक टन की है और थाईलैंड में वो कैपेसिटी 14,500 मीट्रिक टन की है। तो ये तो हो गया हमारा प्रोसेस पाइपिंग सॉल्यूशंस का। एक हमारी हम विंड मिल के जो टरबाइन के टॉवर्स होते हैं वो भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जो हमारा हैवी फैब्रिकेशन यूनिट है जो कि गुजरात में सिचुएटेड है, उसकी कैपेसिटी हमारी 36,000 मीट्रिक टन पर एनम की। अभी कहाँ से डिमांड आ रहा है सर ज्यादातर, जो इटली या अमेरिका या मतलब किस देश से आ रहा है, कहाँ किस तरह के क्लाइंट से आ रहा है आपका, इस बारे में बताइए। सर हमारा क्लाइंट बेस मोस्टली नॉर्थ अमेरिका में है, यूरोप में है, जापान में है और उनका आगे फर्दर क्लाइंट बेस ऑल ओवर द वर्ल्ड रहता है। लेट अस से हम जैसे बोला कि ओईएम्स का या किसी का काम करते हैं, लेट से वी आर वर्किंग फॉर जापान गैस कॉर्पोरेशन और वी आर वर्किंग फॉर न्यूटन एरिक्सन और वी आर वर्किंग फॉर जॉन कॉकरेल। they will be having the projects spread across the world। कोई मिडिल ईस्ट से आएगा, कोई अफ्रीका से आएगा, कोई इवन यूएसए से आएगा, कोई नॉर्थ अमेरिका कनाडा से आएगा। तो हम इनके लिए काम करते हैं सारी दुनिया के लिए, लेकिन मेजर ऑर्डर जो इनफ्लोज है वो हमारे मोस्टली डेवलप्ड कंट्री से आते हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका से हुआ, यूरोप से हुआ, जापान से हुआ। अभी आईपीओ की बात करते हैं। आईपीओ जो फंड रेज कर रहे हैं आप, इसका कहाँ इस्तेमाल होना है, क्या कुछ खास नया होना है कंपनी में, इस बारे में मुझे बताइए सर। जो हमारा टोटल आईपीओ का साइज है वो 418 करोड़ रुपए है। जी जी। इसके 2 कंपोनेंट हैं। एक प्राइमरी कंपोनेंट जो 325 करोड़ रुपए का, दूसरा कंपोनेंट है ओएफएस जो 93 करोड़ का है। जी जी। जो हम कंपनी में 325 करोड़ रुपए लेकर के आ रहे हैं उसमें से उसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव
उसमें 175 करोड़ रुपए से हम अपना डेट रिड्यूस करें, 75 करोड़ रुपए हम एडिशनल वर्किंग कैपिटल के तौर पे रेस कर रहे हैं, और जो बाकी बचा हुआ 75 करोड़ रुपए है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। तो अभी कितना डेट है सर कंपनी पे टोटल, और अगर डेट फ्री होने की दिशा में कितना अग्रेसिव है कंपनी, और कब तक ये हो जाएगा डेट फ्री? सर पहली चीज तो मैं बताता हूँ कि हमारा टोटल डेट ऑन ग्रुप लेवल इस टाइम 400 करोड़ रुपए का है, ओके। और अराउंड मैं बोल रहा हूँ, नॉट प्रिसाइजली, और उसमें से 175 करोड़ रुपए हम रीपे कर देंगे, ठीक है। और एज फार एज अवर कंपनी इज कंसर्न, गोइंग फॉरवर्ड डेट कैसा रहेगा, तो चूंकि हम प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं तो हमें ना बैंक गारंटीज और एलसीज की भी जरूरत रहती है। तो बैंक फैसिलिटीज हमारे पास रहेंगी, बट डेफिनेटली विद द प्रॉफिट्स कमिंग अप वी विल कीप ऑन रिड्यूसिंग अवर डेट। अदर देन इफ देर इज एनी अपॉर्चुनिटी, कल की डेट में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती इन्वेस्टमेंट की इन रिलेशन टू आवर बिजनेस सेक्टर, वी विल डेफिनेटली एक्सप्लोर दैट फैसिलिटी और उसमें करेंगे। तो ये 5 साल बाद कंपनी को हम कहाँ देख रहे हैं, अगर हम मुनाफे के लिहाज से देखें, इनकम के लिहाज से देखें, तो कोई गाइडेंस आप दे सकें इस बारे में कि 5 साल बाद हम इस मैं लेवल तक आपके पहुंच? सवाल का जवाब ना दूसरे तरीके से देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी जो कंपनी है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को केटर करती है, जी जी। और आने वाला 10 साल हमारी कंपनी के लिए सुनहरे पल होंगे, क्योंकि ना केवल हिंदुस्तान में बट ऑल्सो अक्रॉस द ग्लोब कैपिटल साइकिल चल रही है। और जो अभी आपने देखा कि रूस और इसके अंदर यूक्रेन के अंदर जंग है या और जंग हो रही है, उसकी वजह से हर कंट्री अपने आप को एनर्जी एफिशिएंट बनाना चाहता है, जी। ठीक है, और अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मजबूत करना चाहता है। तो इसलिए आने वाले 10 साल में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। मतलब शब्दों में नहीं होंगे, लेकिन ये है कि अच्छे आउटलुक है, क्योंकि डिमांड का फ्यूचर अच्छा दिख रहा है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, और आपको, आप दोनों लोग को और पूरी टीम को बेस्ट विशेज हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मच, वेरी नाइस टॉकिंग।